questioning you. People will question you. Will question you. Now let's get some views from here. Dented, painted. You're not supposed to copy us. Want me to read out? It makes no difference. 70 years of Did it work? Did it work? Hear this. Did it work? You don't want to. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कोरोना संक्रमण काल में एक ऐसी घटना घटी है पिछले कुछ दिन पहले जिसने मुझे बाध्य कर दिया है, कंपल किया है कि मैं भारतीय पत्रकारिता पर और भारतीय पत्रकारिता के गिरे हुए स्तर पर इस संक्रमण काल के दौरान आपसे कुछ बात करूं। महाराष्ट्र का एक ज़िला है पालघर। 16 अप्रैल को पालघर ज़िले के एक गांव गढ़चिचौली में 3 लोगों की भीड़ ने मार मारकर हत्या कर दी। गढ़चिचौली गांव पूरी तरह आदिवासी बाहुल्य गांव है। इस गांव में पिछले कुछ समय से गांव के निवासियों को ये आशंका हो गई थी कि यहाँ पर एक ऑर्गन रैकेट चल रहा है, मानव अंगों का कारोबार चल रहा है और इस समाज के, आदिवासी समाज के बच्चों को चोरी करके उनका इस जघन्य अपराध में उपयोग किया जा रहा है। इसलिए गांव वाले विजिलेंट बन के रात भर गांव में चौकीदारी किया करते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उन पर कड़ी नज़र रखते हैं। इस गांव में कई ऐसी घटनाएं हुई। एक तो डॉक्टर विश्वास है जो वहां काम करते हैं, वो जब वहां गए तो उन पर भी गांव वालों ने अटैक किया। 16 अप्रैल की रात, 16 अप्रैल 2020, कोरोना संक्रमण काल के चरम के दिनों की बात है। 3 साधु मुंबई के कंदावली से सूरत जाने के लिए निकले। इन लोगों ने, 2 साधु और एक टैक्सी ड्राइवर, ये 3 जब गढ़चिचौली गांव के पास पहुंचे, और मैं आपको बता दूं ये लोग एक अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे थे, तो जब ये गढ़चिचौली गांव के पास पहुंचे, रात का समय था, गांव वालों ने इनको चोर समझ लिया, ऑर्गन रैकेट से जुड़ा हुआ समझ लिया और पीट पीट के मार डाला। रात मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर के गढ़चिंचले गांव में एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को मुंबई से सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज सूरत में एक अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, जब पालघर में कुछ लोगों ने इन्हें चोर समझकर इन्हें रोक लिया और उन्हें गाड़ी से निकालकर पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और 2 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके के 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले के 2 दिन पहले भी मंगलवार को इलाके में जरूरतमंदों को खाना देकर लौट रहे डॉक्टर विश्वास वल्वी को भी चोर समझकर लोगों ने रोक लिया। पुलिस पर भी पथराव। कंदीवली मुंबई के सुशील गिरी महाराज और महंत कल्प वृक्ष गिरी, वो 2 साधु हैं जिनकी हत्या हो गई, और साथ में उनका टैक्सी का ड्राइवर। और बहुत दुखद बात यह है, ये मॉब लिंचिंग स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई। महंत कल्प वृक्ष गिरी महाराज 70 साल से ऊपर की आयु के थे और सुशील गिरी महाराज 35 वर्ष के थे, और साथ में टैक्सी का ड्राइवर था जिनकी निर्मम हत्या मॉब लिंचिंग में भीड़ ने मार मार के कर दी। अब प्रश्न उठता है, साहब इसका येलो जर्नलिज्म से क्या लेना देना? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता से, यानी घटिया पत्रकारिता से, निम्न स्तर की पत्रकारिता से क्या लेना देना है। ये घटना घटती है, इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के डीजीपी सब स्पष्ट करते हैं कि इस घटना का एंगल धर्म से नहीं है। जो लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात। यानी कि जो 2 साधु मारे गए, उन 2 साधुओं की जो हत्या हुई है वो भीड़ ने की है, और इस भीड़ में हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनाब, देश की एक अजीम शख्सियत है और आप में से बहुत लोगों के वो बहुत अजीज हैं, जो रिपब्लिक टीवी के मालिक भी हैं और उसके एडिटर इन चीफ भी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई, उनको ये बात हजम नहीं हुई, और वो पिछले कई दिनों से पूरी नंगई के साथ इसको हिंदू और मुसलमान बनाने में लगे हैं। देखिए उनके वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो बार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात को नकार रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख की बात को नकार रहे हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि देश का
बड़ा मीडिया का हिस्सा, लुटियंस मीडिया का हिस्सा जिसे वो कहते हैं, वो हिंदू साधुओं की मौत पर खामोश है और वो खुल के बहुत ही नंगई के साथ ये कहते हैं कि जब पहलू खान मरता है या अखलाक की मौत होती है तो मीडिया हल्ला मचा देता है, लेकिन जब दो हिंदू साधु मर रहे हैं, उनको मार डाला गया है, पीट पीट के मार डाला गया है, तो उस पर कोई नहीं बोल रहा है। बहुत स्पष्ट है मित्रों, आप अर्नब गोस्वामी साहब के वीडियोस देखिए जो उन्होंने अपने रिपब्लिक टीवी के द्वारा जारी किए हैं। साफ नज़र आ रहा है वो उसको कम्युनलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसे पीठ पत्रकारिता कहता हूं। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जिन लोगों ने, मैं 48 घंटों से सोच रहा हूं भैया अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह कुछ बोलेंगे, जावेद अख्तर कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। गैंग संतों की मॉब लिंचिंग पर मौन क्यों है? मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं? लोगों ने, किसी लोगों ने आज सोचा है स्वामी दीपांकर जी कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है? हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? इतनी गिरी हुई पत्रकारिता। अर्नब गोस्वामी आखिर चाहते क्या हैं? ये बात बहुत स्पष्ट है कि अर्नब गोस्वामी पूरी तरह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, यानी कि वो निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, वो पूरी तरह अलाइंड है बीजेपी की ओर, ये सबको पता है। लेकिन इस हद तक जब कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, अर्नब गोस्वामी साहब हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं इस मुल्क में, इससे ज़्यादा घृणास्पद, इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। और ये सब पत्रकारों के लिए भी बहुत शर्म की बात है। अच्छी बात भी हुई है इस दौरान। अर्नब गोस्वामी जो अपने नाटकीय ड्रामेटिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने एक शो में सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को टारगेट करने के बाद और पूरे लुटियंस मीडिया को टारगेट करने के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दी। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को संतों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। उन्होंने देश के बड़े पत्रकारों को, संपादकों को, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं, उनको पहले बहुत ही दुत्कारा, और उनको दुत्कारा इसलिए कि वो 2 हिंदू साधुओं के मारे जाने पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की मनमर्जी के अनुसार की प्रतिक्रिया। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा दे देता हूँ। ये एडिटर्स गिल्ड के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। 1978 में संगठन बना था पत्रकारिता के मानकों को तय करने के लिए, यह देखने के लिए कि सारे समाचार पत्र, मीडिया हाउसेस सब जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। ऐसे संगठन में अर्नब गोस्वामी का होना वैसे भी जायज़ नहीं बनता। तो अर्नब गोस्वामी पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि अर्नब गोस्वामी जो दिखते हैं, जितने दिखते हैं, जैसा कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और वो एक बहुत ही छोटी सोच के व्यक्ति हैं। और मैं जो बात कहूँगा वो मैं प्रमाण कहूँगा। थोड़ा आपको अर्नब गोस्वामी जी के बैकग्राउंड के बारे में इससे पहले बताना चाहूँगा। अर्नब गोस्वामी साहब के पिताजी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे और अर्नब गोस्वामी ने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की 12वीं तक। उसके बाद अर्नब हिंदू कॉलेज नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने मास्टर्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेंट एंटोनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी और उसके बाद वो पत्रकारिता में आ गए। अर्नब गोस्वामी साहब का राजनीति से ख़ानदानी रिश्ता है। इनके नाना जी
गौरी शंकर भट्टाचार्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एमएलए रहे हैं और वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं आसाम में। अर्नब गोस्वामी के पिताजी ने आर्मी से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आपने 1998 में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर गुवाहाटी से इलेक्शन लड़ा, मगर हार गए। भुवनेश्वर कलिता ने, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनसे आपके पिताजी मनोरंजन गोस्वामी हार गए थे। बहरहाल अर्नब गोस्वामी साहब ने अपने जर्नलिस्टिक करियर की शुरुआत करी टेलीग्राफ कैलकाटा से, जहां इन्होंने 1 साल काम किया। द टेलीग्राफ कैलकाटा एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का अखबार है, यहाँ ये 1 साल रहे। उसके बाद ये एनडीटीवी आ गए और एनडीटीवी में आने के बाद ही अर्नब गोस्वामी एक्चुअल में एक एंकर के तौर पर तेज़ी से उभरे। अर्नब गोस्वामी ने 2006 में एनडीटीवी छोड़ा। एनडीटीवी छोड़ने के बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के, जिनका टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल है, इसमें ये टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल में एज एडिटर बन के आए। टाइम्स नाउ में आने के बाद अर्नब गोस्वामी एक्चुअल तौर पर एक बेहतरीन एंकर के तौर पर, या आप कह सकते हैं एक चीखने चिल्लाने वाले ऐसे एंकर के तौर पर उभरे, जो अपने बुलाए कार्यक्रमों में, विशेषकर जो उनका 1 घंटे का एनडीटीवी में शो होता था, न्यूज़ आवर, जो 9 बजे एयर होता था, उसमें जो अतिथियों को बुलाते थे उनको नहीं बोलने देते थे। जो उनकी मनमर्जी के खिलाफ अपने विचार नहीं व्यक्त कर रहा होता था उनको वो चुप करा देते थे और इसी दौरान वो बड़ी तेज़ी से एक बड़े एंकर के तौर पर उभरे, चीखने चिल्लाने वाले एंकर के तौर पर। अर्नब गोस्वामी साहब ने अचानक ही टाइम्स नाउ से इस्तीफ़ा दे दिया 2016 में। 2006 से 2016 में आप टाइम्स नाउ में थे, एडिटर इन चीफ थे। 2016 में जब आपने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने इस्तीफे में एडिटोरियल डिफरेंसेस, लैक ऑफ जर्नलिस्टिक फ्रीडम एंड न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स, ये 3 बातें कही। यानी कि उनको टाइम्स नाउ के मालिकान द्वारा फ्रीडम नहीं दी जाती थी रिपोर्ट्स करने की, जर्नलिस्टिक फ्रीडम जिसे कहते हैं, या जर्नलिस्टिक एथिक्स जो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ में नहीं है। और उन्होंने कहा उनके न्यूज़ रूम में, यानी कि उनके कोलीग्स, उनके साथ वाले बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं, ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने 2016 में इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने अपना रिपब्लिक टीवी शुरू किया। रिपब्लिक टीवी एशिया नेट नाम की एक कंपनी द्वारा फंडेड है और अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाउ से इस्तीफ़ा देने के बाद 6 मई 2017 को शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूँ इस टीवी को, रिपब्लिक टीवी को शुरू करने की पैसे कहाँ से आए, फंडिंग कहाँ से आई। पत्रकारिता सिखाती है, जर्नलिस्टिक एथिक्स कहते हैं, आप निष्पक्ष रहेंगे। जो एशिया नेट कंपनी है, जो रिपब्लिक टीवी की मालिक, उसमें मूलतः मैक्सिमम पैसा राजीव चंद्रशेखर नाम के एक उद्योगपति का लगा, जो इंडिपेंडेंट राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के सदस्य हैं। वो भाजपा में पूरी तरह शामिल हैं। उनके पैसे से रिपब्लिक टीवी शुरू किया गया। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 2019 आते आते अर्नब गोस्वामी जी के पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने राजीव चंद्रशेखर जी का मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए और आज की तारीख में वो होल सोल शायद 80% शेयर्स एशियानेट के उनके पास हैं, अर्नब गोस्वामी के पास, और वो उसके पूरी तरह मालिक हैं। महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी साहब ने जब टाइम्स नाउ से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि उनको जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं मिलती है, उनको न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, उनके हाथ बंधे रहते हैं, उससे पहले श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ टाइम्स नाउ के उनके सहयोगियों ने टाइम्स नाउ चैनल की या टाइम्स ग्रुप की मालकिन श्रीमती इंदू जैन जी और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन जी को कई ईमेल्स लिखी। ये ईमेल्स से पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी का असली कैरेक्टर क्या है, अर्नब गोस्वामी कितना अहंकारी हैं, अर्नब गोस्वामी कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अर्नब गोस्वामी किस प्रकार अपनी विल को अपने कोलीग्स के ऊपर इम्पोज करते हैं, किस प्रकार वो वरिष्ठ जर्नलिस्ट का, सीनियर जर्नलिस्ट का अनादर करते हैं। तो जनाब, मैं आपको थोड़ी सी बात आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ
समीर जैन साहब, इंदु जैन जी, विनीत जैन जी को टाइम्स नाउ के एम्प्लॉयज़ ने भेजी थी। ये लगातार ट्रेल ऑफ ईमेल्स है जो लगातार भेजी गई और शायद यही कारण रहा कि अंततः अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ समूह ने हटाया। द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर इन टाइम्स नाउ is one of fear, dread and insecurity. There is a despondence, a depressing lurking fear in everyone's mind about who the editor-in-chief Arnab Goswami will suddenly target next, publicly humiliate, deride, belittle and berate for anything and everything, even that which is not part of his or her job. Mr. Goswami has thrown out every tenet of decency, fair play and ethics and replaced it with worst kind of misconduct possible. Anger and rage are his de facto tools of management. No form of communication from him is complete without it being styled as a threat, peppered with sarcasm, dripping with personal insult. ये इस मेल का सार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अपने साथियों पर चिल्लाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उनकी भाषा का देना चाहता हूं जो ये मेल में इंदु जैन जी को लिखी मेल में बताया गया है। ओवर द ईयर्स एट हिज ओन लेजरली पेस मिस्टर अर्नब गोस्वामी हैज इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रिक्ट टीना पॉलिसी। टीना मीन्स देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ अर्नब गोस्वामी एंड ही इज ब्रेजन अबाउट इट। I can easily start my own channel and beat you guys in a matter of days. मैं अपना चैनल खुद शुरू कर सकता हूं और आप तुम सब लोगों को धूल चटा दूंगा। और I am so sick and tired of you guys. I want to vacuum clean this place and start with a new bunch of people. मैं तुम सब लोगों से दुखी आ गया हूं और कुछ नया लोगों को लाकर काम करना चाहता हूं। सुनिए, अर्नब गोस्वामी साहब अपने कोलीग्स को, सीनियर जर्नलिस्ट को टाइम्स नाउ के किस भाषा में बात करते हैं। एक उदाहरण इस ईमेल में दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं, व्हाट यू गाइज डूइंग स्लीपिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ सो रहे हो। व्हाट यू गाइज आर ऑन डोप, क्या ड्रग लेकर आए हो। आई विल टेयर यू अपार्ट, मैं तुम लोगों को फाड़ दूंगा। डोंट ब्रिंग योर डर्टी हिंदी चैनल पॉलिटिक्स इन हियर, अपने जो हिंदी चैनल्स में, जिसको हिंदी को बड़ी हिकारत से देखते हैं, हिंदी चैनल्स की घटिया पॉलिटिक्स को न्यूज़ रूम में मत लाओ। डू यू थिंक आई वॉज बोर्न यस्टरडे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ था। कॉल दैट फकिंग बास्टर्ड, फकिंग बास्टर्ड की हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, उस फकिंग हरामजादे को बुलाइए। ये भाषा और इस प्रकार के कई उदाहरण दिए गए हैं जो श्री अर्नब गोस्वामी ने अपने साथियों के लिए लगातार यूज़ किया है और जिसकी बार बार शिकायतें की गई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बॉसेस से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि अर्नब गोस्वामी बार बार अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स को ये कहा करते थे टाइम्स नाउ में कि सरकारें मुझसे डरती हैं, जिस पर उन कोलीग्स ने कई उदाहरण अपनी ईमेल में दिए हैं कि किस प्रकार 2010-11 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, पी चिदम्बरम के ऊपर जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उन पर कोई भी खबर हो तो वो निगेटिव नहीं होती थी और पी चिदम्बरम के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं होती थी, या पी चिदम्बरम से संबंधित कोई भी खबर आने के बाद एक फ़ोन दिल्ली से आता था चिदम्बरम का और अर्नब गोस्वामी तुरंत उस खबर को मैनेज करने में लगते थे। इसमें इंडिकेशंस दिए गए हैं और ये प्रश्न पूछा है ईमेल्स में इंदु जैन जी से, विनीत जैन जी से कि क्यों अर्नब गोस्वामी हर सप्ताह मुंबई से दिल्ली जाते हैं पॉलिटिकल लोगों से मिलने के लिए। ये अर्नब गोस्वामी के जो कई चेहरे हैं उनका एक चेहरा है कि पॉलिटिकल मास्टर्स से वो कितना डरते थे, पी चिदम्बरम से कितना डरते थे। अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार से अपना शो कंडक्ट करते थे उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई। मगर उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं कि अर्नब गोस्वामी जी के इस चीखने चिल्लाने को लेकर कई लोगों ने चैनल को बायकॉट करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने टाइम्स नाउ को, और बाद में चल के वही स्थिति रिपब्लिक टीवी के साथ आई है। अर्नब गोस्वामी के टाइम्स नाउ में रहते रहते एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रोवर्सी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस पीवी सावंत साहब ने 10 सितंबर 2008 को चैनल पर दिखाई गई एक खबर के खिलाफ डिफेमेशन सूट टाइम्स नाउ के खिलाफ किया था 100 करोड़ रुपए का। बहुत ही मामूली अगर देखा जाए तो बात थी। प्रोविडेंट फंड स्कैम इस देश में हुआ था जहां पर वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड के पैसे की लूट हुई थी, उससे संबंधित एक खबर टाइम्स नाउ में दिखाई गई और गलती से जो उसका मेन एक्यूज था
उसकी जगह रिटायर्ड जस्टिस पीबी सावंत साहब की फ़ोटो चली, मात्र 15 सेकंड। पीबी सावंत साहब को लोगों ने जब बात बताई कि आपकी फ़ोटो गलती से चलाई गई है, सावंत साहब ने टाइम्स नाउ से मांग की कि इसका माफ़ीनामा दिया जाए। टाइम्स नाउ ने बाकायदा नीचे से, चैनल में जो नीचे से लाइन चलती है उसमें लिखा कि ये गलती हुई है। पीबी सावंत साहब चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी इसके लिए माफ़ी मांगें, उनके शो की बात थी शायद। अर्नब गोस्वामी से उन्होंने पुणे आकर माफ़ी मांगने को कहा। अर्नब गोस्वामी ने उनको बताया कि मेरी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं पुणे नहीं आ सकता हूं आपके पास मिलने के लिए। पीबी सावंत साहब कहते हैं वो बड़ा हर्ट उन्होंने महसूस किया जब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति कह रहा है मेरी सर्जरी हुई है, इस कारण मैं चल फिर नहीं रहा हूं, वो हर दिन अपने चैनल जाकर अपना शो कर रहा है। इसलिए पीबी सावंत साहब ने बाकायदा 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया। पुणे की एक अदालत ने उनको 100 करोड़ का अवार्ड दिया, यानी कि टाइम्स नाउ से कहा 100 करोड़, 2 मानहानि के मुकदमा हार गए हो। टाइम्स नाउ हाई कोर्ट गई, टाइम्स नाउ को हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। टाइम्स नाउ को कहा गया 20 करोड़ रुपए तत्काल कोर्ट में जमा कराएं और 80 करोड़ की बैंक गारंटी दें, तब मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है ये मैं पता नहीं कर पाया, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, मगर ये केवल अर्नब गोस्वामी जी की एरोगेंस के कारण हुआ। टाइम्स नाउ के साथ ही इस प्रकार के कई अर्नब गोस्वामी की कंट्रोवर्सी जुड़ी रहीं और उसके बाद वो कंट्रोवर्सीज रिपब्लिक टीवी में आ गई। उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार कई सीनियर्स ने, कई एक्टिविस्ट ने टाइम्स नाउ चैनल में आने से मना कर दिया या रिपब्लिक टीवी में आने से मना कर दिया, तो मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। श्वेता कोठारी एक रिपब्लिक टीवी में 2017 में काम करती थी, रिपब्लिक टीवी में सीनियर जर्नलिस्ट थी। उन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा जब दिया तो जो टाइम्स नाउ के एम्प्लॉयज़ अर्नब पर आरोप लगाते थे वही आरोप लगाते हुए दिया कि अर्नब गोस्वामी उन पर जासूसी करवाते हैं, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करवाते हैं और उनको फ्री हैंड काम नहीं करने देते हैं और इतना प्रताड़ित करते हैं, यह मानते हुए कि रिपब्लिक टीवी में काम करने वाली श्वेता कोठारी कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्लांटेड एजेंट हैं। फेसबुक में यह उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ओपन किया कि किस प्रकार उनको ह्यूमिलेट किया गया और अब वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। शशि थरूर का जिक्र इसलिए कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर, उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद जिस प्रकार की कैंपेन अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी में चलाई और सीधे सीधे ये कह डाला कि शशि थरूर इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये मर्डर है, उस पर एक डिफेमेशन केस दायर कर रखा है रिपब्लिक टीवी पर। पीबी सावंत साहब का तो मैटर मैं आपको टाइम्स नाउ का बता ही चुका हूं। अर्नब गोस्वामी जी को 30 अगस्त 2018 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो ये देखती है, इनके मानकों को तय करती है या जिसमें हम लोग कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर हम किसी खबर से संतुष्ट नहीं हैं, NBSA ने डिमांड किया कि वो रिपब्लिक टीवी फुल स्क्रीन एपोलॉजी करे। वो जो एक पर्टिकुलर रैली थी जिग्नेश मेवानी की गुजरात में, कांग्रेस के जो नेता थे, उनकी रैली के संदर्भ में रिपब्लिक टीवी में बहुत घटिया ढंग से कुछ खबर चलाई गई थी। अब अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया था जिग्नेश मेवानी पर कि उनकी एक रिपोर्टर को हैरेस किया है जिग्नेश मेवानी ने, जो बाद में झूठा पाया गया। NBSA ने 2 बार ये डायरेक्शंस दिए कि आप माफ़ी मानिए, फुल स्क्रीन माफ़ी मांगिए, लेकिन अर्नब गोस्वामी साहब ने जर्नलिस्टिक एथिक्स का पालन ना करते हुए कोई भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो देश की जानी मानी हस्तियाँ हैं उन्होंने किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी साहब के शो में आने से पब्लिकली बायकॉट कर दिया है और उन्होंने ये बोल दिया कि हम भविष्य में अर्नब गोस्वामी जी के साथ कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। ये बात टाइम्स नाउ के समय में कही गई थी और आज रिपब्लिक टीवी में भी यही बात जारी है। मार्च 2, 2015 की एक चिट्ठी है जो अर्नब गोस्वामी को लिखी और लिखने वालों के नाम जानिए। वृंद्रा ग्रोवर, देश की सम्मानित एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट। सुधा रामलिंगन, मद्रास हाई कोर्ट की लॉयर और सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट। अरुणा रॉय, RTI एक्टिविस्ट। अंजलि भारद्वाज, RTI एक्टिविस्ट। कविता कृष्णन, वुमेन मूवमेंट एंड लेफ्ट एक्टिविस्ट। इन सब लोगों ने अर्नब गोस्वामी जी जिस प्रकार से अपना शो कंडक्ट करते हैं उसमें
माना कि ये शो में केवल एक आलाप होता है, केवल अर्नब गोस्वामी अपनी बात करते हैं और इसके अलावा किसी को बोलने नहीं देते हैं। इन लोगों ने भी आने से इनकार कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अर्नब गोस्वामी जी को सीधे सीधे टीवी एंकर या जर्नलिस्ट होने के योग्य तक ना उनके ही शो में कह डाला। You utter all the stupidity, Sir, you see- and I'm supposed to keep calm. एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप जो अर्नब गोस्वामी के डबल स्टैंडर्ड्स को या उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है, वो टाइम्स नाउ के लोगों ने, टाइम्स नाउ के जो चैनल के उनके कोलीग्स थे, उन्होंने इंदू जैन जी को भेजी मेल में लगाया। उनका आरोप सुनिए, मैं उसको ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि उसका संदर्भ एक महिला से जुड़ा हुआ है, मगर वो ईमेल में लिखते हैं, अर्नब गोस्वामी हैज़ स्पेंट द बेटर पार्ट ऑफ 6 years सिस्टमैटिकली building her up to the point where she actually overrides the entire editorial team. Her decisions, editorial or otherwise, cannot be challenged because people fear her influence over Mr. Goswami. She is the power behind the power, the proverbial blind spot, the grey eminence itself. She has to barely twitch her little finger and he jumps like someone jangled his raw nerve. Sometimes it is like Mr. Goswami is her Rottweiler. Please meet Times Now's very own first couple, Mr. अर्नब गोस्वामी and dash dash dash. इसमें एक महिला का जिक्र है जिसको 6 साल से अर्नब गोस्वामी ने एक छोटी सी प्रोडक्शन टीम की छोटी मेंबर से उठाकर एडिटोरियल स्टाफ के ऊपर बैठा दिया, जिसके कारण बहुत रिसेंटमेंट टाइम्स नाउ में हुआ और बहुत लोग छोड़ गए। आज की तारीख में ये महिला रिपब्लिक टीवी में बहुत सीनियर पोजीशन में है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया कि अर्नब गोस्वामी फिजिकल भी हो जाते थे और उन्होंने एक जेपी नाम के व्यक्ति को, जो कि अर्नब गोस्वामी के बहुत चहेते जर्नलिस्ट थे, उनको बाउंसर से पिटवा कर टाइम्स नाउ के ऑफिस से निकलवा दिया, एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि वो इस महिला मित्र, जो अर्नब गोस्वामी की महिला मित्र हैं, इनके साथ उसने बेरुखी से बात की थी। कोरोना का संक्रमण काल जो ये चल रहा है मित्रों, इसमें अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार श्रीमती सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी ये इटली नहीं भारत है और भारत में गेरुआ रंग पहने हुए 2 लोगों का मर्डर हो गया है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रही हैं। यह सीधे सीधे बहुत ही घटिया तरीके से इस मॉब लिंचिंग की घटना को हिंदू और मुसलमान बनाने का एक घृणित षड्यंत्र है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफ़ा दे दिया। आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार इस प्रकार की फेक न्यूज़ या इस प्रकार की प्लांटेड न्यूज़ हमारे जहन में, हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं, ताकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो अर्नब गोस्वामी जैसों को या उनके जो हिंदी में कॉपी कैट्स हैं उनको सुनता है, वो यह मान ले कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो हिंदुओं के खिलाफ था और मुसलमानों द्वारा किया गया था। सच्चाई यह है कि 101 लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने उन 2 साधुओं को और टैक्सी ड्राइवर को मारा। 100 के 101 लोग हिंदू हैं और ये एक मॉब लिंचिंग की घटना है जिसको स्वयं हिंदूवादी संगठन शिवसेना के प्रमुख और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वहाँ के गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब हम सब अपने घरों में बैठे हैं, हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा आत्मचिंतन करें और मंथन करें, ये समझने का प्रयास करें कि क्यों कर और किन ताकतों के इशारे पर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग इस देश का माहौल विषाक्त करने में लगे हुए हैं। मैं इसको पुनः एक बार दोहराता हूँ, हाइट ऑफ एपिटोम ऑफ येलो जर्नलिज्म कहता हूँ, पीठ पत्रकारिता का शीर्ष कहता हूँ, पीठ पत्रकारिता की पराकाष्ठा कहता हूँ, और मेरी दृष्टि में अर्नब गोस्वामी इस पराकाष्ठा के सिरमौर हैं। ही इज़ एपिटोम ऑफ येलो जर्नलिज्म इन इंडिया। थैंक यू।